खोल दो। चलो लास्ट क्या दिखा दो, क्या कर रहे थे, लास्ट दिखा दो। ठीक है, मतलब मैं लास्ट बोला था क्वेश्चन। ओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेपर के लिए पढ़ रहे हो क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पढ़ रहे हो ना पेपर के लिए? जी थोड़ा बढ़िया मेहनत करो। देखो मेहनत करने का टाइम है 11th, ठीक है? 11th में जचा के मेहनत कर लो फुल, रोकने वाला नहीं है तुम्हें। शीट इसकी इसके भी मिलेगी, रुक के मिलेगी, रुको आराम से मिलेगी। तुम ऐसे भी करके कौन सा निहाल कर दोगे, सारी तो मेरे से करवाओगे तुम। देखना भी क्या होता है यहाँ पे, शीट करके नहीं लाते, मेरे से करवाते सारी शीट। ढीट है तो जब मेरे को ही करनी है तो थोड़े दिन बाद कर लेंगे। जल्दी देने का क्या फायदा होता है शीट? सबसे पहले मैं क्या करता था 11th में, शीट पहले पहले बंटवाता था। वो घाटा सब ज्यादा मेरे को ही हुई, भूल ही जाते थे शीट है भी, तो फिर उससे तो कोई फायदा है नहीं, पहले देने का फायदा नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन सा पढ़ लिया भाई ये बताओ। बताओ ना, टाइप ऑफ फोर्सेस कौन कौन सा पढ़ लिया। तुम भाई फोटो कॉपी वगैरह देख लेना, इनके करवा लेना। हाँ ये जो लास्ट टाइम चल रहा है इसका तो पीछे का करवा लेना, और जो भी लेक्चर के वीडियो वगैरह हो सके वो सब ले लेना एक बार। बेसिक्स, मेनली बेसिक्स के लिए मैं हाँ नहीं नहीं, चीजें तो 11 में जड़ से चलती है एकदम, धीरे धीरे चलेंगे आराम से, ऐसी कोई बात नहीं है, भगाते नहीं हम। ठीक है, फोटो कॉपी करा लेना और आराम से देख लेना, कभी कोई दिक्कत हो तो बता देना, मिल लेंगे। मिलेंगे तभी जब तुम लगेगा मुझे कि तुम मेहनत कर रहे हो। मुझे लगा कि तुम मेरा ही टाइम वेस्ट करने आए हो जब, तो फिर देखो कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगेगा कि तुम सही में पढ़ना चाहते हो तो फिर मैं खुद ही बुला लूंगा तुम्हें। ठीक है, जैसे ये इनको बुला के क्या फायदा है, क्या फायदा है, पढ़ते क्लास में भी नहीं है तो बाहर भी नहीं पढ़ेंगे मेरे से, मेरे को पता है। तो वही बात है, तो टाइम उन्हीं को दिया जाएगा जो लगेगा मुझे कि पढ़ सकते हैं, पढ़ नहीं पाए समय की वजह से, तो उनको तो मैं एक्स्ट्रा समय खुद ही दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ खाली, फ्रिक्शन वगैरह का हल्का सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स देखो, एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। कॉन्टैक्ट किस किस के बीच में? किसी दो बॉडी के बीच में, ठीक है, कोई सरफेस या बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट होगा। और जब वो बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन करेगी, कैसे मतलब, ये मान लो कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, और यहां पर कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, मान लो कोई भी 5 किलो की रखी हुई है, तो जब क्या करेगी, ये इसके रिस्पेक्ट में एक रिलेटिव मोशन करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। रिलेटिव मोशन मतलब सरफेस तो हिल नहीं सकता, ये आगे जाएगा, हो गया रिलेटिव मोशन, समझ पा रहे हो? तो फिर क्या होगा, ये जो सरफेस है अगर तो रफ है, अगर तो ये रफ है तो क्या करेगा, एक तरीके का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इसके मोशन को, जाने नहीं देगा आगे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो वो जो रेजिस्टेंस होगा प्रोवाइडेड बाय द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ दिस ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ दिस, मतलब अर्थ बोल सकते हैं, तो वो अपोजिंग फोर्स क्या होगा हमारा, अपोजिंग फोर्स ही हमारा फ्रिक्शन होगा। अरे ठीक बात है, वही फ्रिक्शन होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है? सबसे पहली चीज, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? कॉन्टैक्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन रिलेटिव मोशन होना चाहिए। सर्दी लगती है क्या करते हो सबसे पहले? हाथ ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे करते हो, क्या है? फ्रिक्शन ही तो हो रहा है ये। फ्रिक्शन करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे कर रहे हो। इस टाइम में तुम एक काम करो, एक हाथ को ऊपर लेके जा रहे हो, एक को नीचे लेके आ रहे हो, ये तो कर रहे हो, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। ऐसे करो, होगा क्या फ्रिक्शन? अरे होगा क्या फ्रिक्शन? कोई हीट पैदा नहीं होगी, कोई भी हीट पैदा नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में किसी भी तरीके का रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? रिलेटिव मोशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लो हाथ पे भयंकर ऑयल लगा दूं मैं तुम्हारे, क्या कर दूं? ऑयल लगा दूं मैं, तो अगर हाथ पे बहुत ज्यादा ऑयल लग जाएगा तो ये हाथ स्लिपरी हो जाएंगे, रफनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफर करता कौन है?
सरफेस ऑफर करते हैं। सरफेस का रफ होना जरूरी है, रफ होना जरूरी है। तो होता क्या है, मान लो ये हमारा हाथ, ये हमारा हाथ, ये आपस में ऐसे आ गए। अब बहुत सारा गैप देखो, ऊपर नीचे देख सकते हो, इरेगुलरिटी देख सकते हो आप हाथ के बीच में, है ना, बीच में गैप्स भी हैं, वॉइड्स भी है, छेद भी है। क्यों? क्योंकि सरफेस इवन नहीं है। इवन थोड़ी अपने हाथ के, ये सरफेस इवन थोड़ी है, इवन नहीं है। ऐसे ऐसे करोगे, बीच बीच में टच होएंगे, यहाँ पे टच होएंगे, टच होएंगे तो क्या होगा, एक तरीके का फ्रिक्शन आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है सपोज, है ना, सपोज, ठीक है, सपोज ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इसका अपने एक सरफेस होगा। तो सपोज सरफेस ऐसे नीचे से, ठीक है, और नीचे मान लो अपने पास कोई अर्थ हो, ग्राउंड हो, ग्राउंड में कुछ ऐसा ऐसा होगा, है ना। छोटे छोटे क्यों बनाया? तो ग्राउंड देखने में तो स्मूथ लगेगा, वो होता रफ है, ठीक है। और ये भी अच्छा, जैसे मान लो ये डस्टर है, स्मूथ है कि रफ है? रफ है, ठीक है, लेकिन रफनेस इतनी दिख नहीं रही है, इसकी तो महसूस भी कर सकते हैं हम रफनेस, ऐसे ऐसे करोगे नेल से, इसकी तो रफनेस हम महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो स्मूथ क्लेम करते पर होती नहीं है, वो स्मूथ तो कुछ भी नहीं होता। मोलिकुलर लेवल पे जाके देखेंगे तो रफनेस है उनके अंदर। इरेगुलरिटी, सरफेस के अंदर जो भी इरेगुलरिटी है वो उस सरफेस की क्या हो गई, रफनेस हो गई, ठीक है। तो सरफेस की रफनेस की वजह से क्या होता है, इन 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 छोटे छोटे वर्ड्स के अंदर इंटरलॉक हो जाता है, एक छोटा सा क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। और जैसे हम इसको चलाएंगे तो इंटरलॉकिंग क्या आगे बढ़ने नहीं देती। तो ये इंटरलॉकिंग क्या करती है, अच्छा ये एकमात्र होल कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रिक्शन प्रोवाइड करने का। कभी हर बार सोचो सर इंटरलॉकिंग दिख नहीं रही है, कहीं नहीं दिखेगी इंटरलॉकिंग, कहीं नहीं दिखेगी। हमें लास्ट में पढ़ना यही है कि सरफेस क्या करेगा, एक अपोजिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। जब भी कोई बॉडी इसके रिस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन करना चाहेगी तो वो फ्रिक्शन है, और वो कैसे आ रहा है, इन दोनों की सरफेस के रफनेस के कारण आ रहा है, ठीक है। अगर तो ये लिख दिया कि सरफेस स्मूथ है, नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो गाड़ी चल रही होती है, कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है, उनमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हैं मशीनों में, क्यों? फ्रिक्शन को कम करते हैं, ठीक है। ऑयलिंग आगे पढ़ेंगे, लास्ट में लुब्रिकेशन पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जब भी कोई मैकेनिकल पार्ट चलेगा, मैकेनिकल पार्ट मतलब जैसे शाफ्ट हो गई, व्हील हो गए, ऐसा कुछ चीज हो गए, तो जब ये रोटेट करेंगे या घूमेंगे तो उनका मोशन होगा किसी के रिस्पेक्ट में, होगा ही, होगा तो फ्रिक्शन होगा, कि सरफेस तो हमेशा रफ है, ठीक है, फ्रिक्शन होगा तो हीट पैदा होगी। हीट कहां से आई है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, ये कोई बॉडी है, निर्जीव चीजें तो अपने आप से तो एनर्जी बना नहीं सकती, किसी दूसरी फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा होगा वो। दूसरी फॉर्म क्या है, रोटेशन, रोटेशन एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, जो किसी भी तरीके से आई होगी हमारे पास, हमने बनाई होगी मान लो कैसे भी करके, तो हम कोई एनर्जी बना रहे हैं, वो फ्रिक्शन में जा रही है, ठीक है। उसके दो घाटे हैं, पहला एक तो हीट पैदा हो रही है, ठीक है, और दूसरा हीट पैदा होने से कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो सकते हैं। तीसरा, वो जब घूमेगा तो वियर एंड टियर होंगे, शाफ्ट की लाइफ कम हो जाएगी, शाफ्ट की लाइफ कम होगी ना, वो घूमेगी ज्यादा, आवाज करेगी, पंखा ज्यादा आवाज करने लग जाता है कोई टाइम बाद, आवाज करने लग जाता है, क्यों? इनकी बेयरिंग्स का ग्रीस खत्म हो जाता है, वो आपस में टच करने लग जाते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स एक दूसरे को टच करने लग जाते हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, इसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तुम देखना जिन घरों के सारे पंखे खराब है ना, उस घर का बिल सबसे ज्यादा आता है, आएगा, क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। गर्म भी वो पंखा ज्यादा होगा, उसमें हीट ज्यादा होगी भाई, हीट ज्यादा होगी, लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक तरीके से क्या है, लॉसेस का मेजरमेंट है, लॉसेस का मेजरमेंट है। हाँ, फ्रिक्शन को एब्सोल्युटली कहीं से खत्म नहीं कर सकते। अगर किसी जगह मैंने ये बोला कि सरफेस स्मूथ है क्या, तो वो फ्रिक्शनलेस है, वो चीज प्रैक्टिकल नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बस वो, ठीक है, वो चीज प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो देयर हैज टू बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द, कोई भी हमारे मतलब सरफेस हो सकते हैं, एंड ये अपोजिंग फोर्स होगा, ये फ्रिक्शन होगा, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे आराम से, पहला क्या, ग्लास, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एक होता है हमारे पास पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब
रुका हुआ रेस्ट पे, जैसे कि ये ब्लॉक है, ठीक है। तो अब ये ब्लॉक अपने आप तो आगे जाएगा नहीं, और अपने आप तो वैसे नहीं जा सकता, इनर्शिया है। अपने आप तो वैसे भी नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि इनर्शिया है, ठीक है। लेकिन मान लो मैं इसमें फोर्स लगाऊं, तो क्या ऐसे उंगली लगाने पे आगे चला जाएगा वो? नहीं। मान लो सामने टेबल पड़ी है, ठीक है, उसके से उंगली टच करो, आगे चली जाएगी वो? नहीं। 2 उंगली टच करो, चली जाएगी वो? 4 से करो, चल जाएगी वो? छोटे बच्चे से हाथ लगाओ, चल जाएगी वो? ना। मैं भी एक बार हाथ लगाऊं तो एक बार तो नहीं जाएगी। मुझे एक फिक्स अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे खिसकेगी, अपने पोजीशन में चेंज लाएगी, है ना। तो इसका मतलब मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो क्या वेस्ट हो गया? वो क्या वेस्ट हो गया? उसको कोई तो बैलेंस कर रहा होगा ना, उसको कोई तो बैलेंस कर रहा होगा। जब तक उसने अपनी स्टैटिक कंडीशन चेंज नहीं करी उस टेबल ने, मान लो मैंने इस पे फोर्स लगाया किसी अमाउंट में F, और इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, तो ये फोर्स क्या वेस्ट हो जाएगा? नहीं। रुका हुआ है, रुका हुआ है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, तो इस फोर्स को कोई तो बैलेंस कर रहा होगा, कोई तो बैलेंस कर रहा होगा। वो होगा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो होती है वेरिएबल। क्या होती है? वेरिएबल। जब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी वैल्यू 0। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है थोड़ी देर में बताऊंगा। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तभी वो बॉडी आगे खिसकेगी, अदरवाइज तो बैलेंस कर जाएगा वो, अदरवाइज तो वो बैलेंस कर जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है हमारे पास ये। उसका कोफिशिएंट आएगा ये वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो एक चीज निकलवाई थी मैंने, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए थोड़ा अलग अलग पढ़ा रहा हूं मैं इनको। एक चीज बताई थी, नॉर्मल रिएक्शन है भाई, पढ़ाई थी क्या? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो कभी भी जब फ्रिक्शन निकालेंगे ना, फ्रिक्शन निकालेंगे, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होगा हमारे पास? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन ऐसे लिख दो, एफसी लिख दो, कॉन्टैक्ट फोर्स लिख दो। क्या होगा हमारे पास? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। क्या होगा? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। निकालना नहीं है, मैं देगा क्वेश्चन में, और कभी निकलवाएगा तो दूसरी चीजें दे देगा, हमें इक्वेशन से निकालना है, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ये किसका मेजर होता है? सरफेस की रफनेस का, सरफेस की रफनेस का। जितना ज्यादा म्यू उतना ज्यादा रफ सरफेस, ठीक है, और जितना कम म्यू उतना कम उतना ज्यादा स्मूथ सरफेस। अगर कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। एन नॉर्मल रिएक्शन है, एन नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो इस ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन कितनी मिल रही है? ग्लास ऐसे फ्रिक्शनलेस तो कुछ नहीं है सर, बोल दो। दुनिया में कोई भी चीज फ्रिक्शनलेस नहीं है यार, ये टूट ना गया, मुझे तो ऐसा लग रहा गया ये। आवाज आ रही है कि मेरी? अरे आवाज आ रही है क्या? यस यस, चलो। तो ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, कितना? 50 न्यूटन। इसको ऊपर की तरफ क्या मिलेगी? कितनी? 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन मिलेगी। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा होगा? कितना आ रहा होगा? म्यू इंटू 50। ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, लेकिन असलियत में ये सच नहीं है। ये जो आप निकालते हैं ना म्यू इंटू 50, ये इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर इसमें फोर्स नहीं लग रखा है तो इसकी वैल्यू 0 है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोजिंग फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, जिसको चलाएंगे तब आएगा, चलाएंगे तब आएगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया तो नोट कुछ भी मत करना, मैं बताऊंगा वैसे वैसे नोट करना लास्ट में, ठीक है। अभी लंबा चले गए। तो मान लो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इसी ब्लॉक को मैं लेके आता हूं यहाँ पर, इसी ब्लॉक को लेके आता हूँ 5 kg ब्लॉक को, नीचे लगा रखा हमने 50 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया सपोज F बराबर सपोज कोई भी 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी? 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। मैंने अगर फोर्स इधर लगाया, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। एक लाइन और बन गई यहाँ पे, बीच बीच में लाइन बनेगी यहाँ पे, क्या? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज
ऑलवेज अपोजिट, ऑलवेज अपोजिट, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ये रुका हुआ है क्या? रुका हुआ है क्या? तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कितना आना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स बोल दे इसको, सी बोल दो, कुछ भी बोल दो। फ्रिक्शनल फोर्स कितना आना चाहिए? म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा लगभग? मान लो म्यू एस तो है ही है, कुछ भी बोल दो, म्यू एस की वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू लेते हैं, सपोज 0.01 ले लो, 0.01 ले लो, मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 को 50 से, कितना आ जाएगा? 0.5, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने ये केस 1 मान लिया, ये केस 1 मान लिया। ठीक है, केस 2, मान लो ये 5 kg है। ठीक है, और अब की बार मैंने फोर्स लगाया, अब की बार मैंने फोर्स लगाया, वही 5 न्यूटन लगाऊं क्या? ये तो चल गया ना, इससे तो चल ही गया वो, तो छोड़ लेते हैं ना, इसका वैल्यू और लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा लेते हैं, 0.1 लेंगे तो 5 आ जाएगा, 0.2 लो यहाँ पे, 0.2, अब निकालना कितना आ रहा है, निकालना जरा, एक आ रहा है, एक आ रहा है, 10 आएगा ना, 10 आ रहा है, हाँ अब काम हो जाएगा, अब आ जाएगा, अब हो जाएगा काम, अब हो जाएगा काम। मैं सोचो यार 0.5 से कम ऐसे नहीं बन रहा। हाँ, तो इस केस के अंदर हमारा जो फ्रिक्शन है वो कितना आ गया? न्यूटन आ गया। हमने फोर्स कितना लगाया? 5 न्यूटन लगाया। ठीक है, तो पक्की बात है, चलेगा तो नहीं है, चलेगा क्या? फ्रिक्शन 10 न्यूटन, फोर्स हमने 5 न्यूटन लगाया। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है ये है मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये बॉडी मैक्सिमम देगी। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे बोल देना, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पता कितनी होगी? क्यों? वो 5 न्यूटन इसको बैलेंस कर रहा है, हिली नहीं है ना वो अपनी जगह से, ये अपनी जगह पे हिली नहीं, 5 न्यूटन फोर्स लगाया और वो मैक्सिमम से कम है, वो मैक्सिमम से कम है, मैक्सिमम से कम है तो हिलेगी तो नहीं है, अपनी जगह पे रहेगी। तो 5 न्यूटन, अगर फ्रिक्शन सपोज 10 होता तो वो वैसे इधर चल जाती, वैसे इधर चल जाती ना वो। तो मतलब इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आएगा इधर, एफ आएगा, स्मॉल एफ बोल दे, कुछ भी बोल दो, उसकी वैल्यू आएगी 5 न्यूटन। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर 8 न्यूटन फोर्स लगाया, अब की बार 8 न्यूटन फोर्स लगाया, और यही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास म्यू इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू 0.2 है। ठीक है, अब मैंने बोला कि फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे बोला मैंने, मान लो फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, तो फाइंड कर देंगे, हमें तो मैक्सिमम पता है 10 है, 10 है, तो यहाँ पर 8 लगा है, फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा? 8 न्यूटन। अरे 8 न्यूटन नहीं आ जाएगा, अब मैक्सिमम को क्रॉस नहीं किया, मैक्सिमम को क्रॉस नहीं किया ना हमारा अप्लाइड फोर्स, तो जब वो क्रॉस नहीं करेगा तो हिलेगी नहीं है, तो जब भी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, तो जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन ये बॉडी ऑफर करेगी, उतना ही ये बॉडी ऑफर करेगी। क्या एब्जॉर्ब नहीं करेगा? कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? एब्जॉर्ब कोई नहीं कर रहा, इस 5 न्यूटन का बैलेंस क्या है 5 से, उसका 10 न्यूटन मैक्सिमम है, 5 हमने लगाया, इसी 5 को बैलेंस कर दिया 5 से, फ्रिक्शन ने 5 को 5 से कर दिया, इसको 8 को 8 से कर देंगे, तो वही तो बात बोल रहे हैं, 5 को 5 से बैलेंस किया, 8 को 8 से बैलेंस कर देंगे, जब तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू रीच नहीं हो जाती तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे बदलता रहेगा। 10 आया तो फिर तो 10,
10 आया तो रेस्ट पे रहेगा फिर मूव करेगा। टेंस टू मूव करेगा, टेंस टू मूव करने की जस्ट अभी वर्ज पे होगा, वो मूव करने की जस्ट वर्ज पे होगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है ना वेरिएबल फोर्स होता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक वेरिएबल फोर्स होता है। अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के अगर कम है, समझ रहे हो, अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के अगर कम है तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाती है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल कर लेता है अपने आप को। अगर तो ये इससे ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू के ज्यादा नहीं है। समझ में आ रही चीज? ठीक है। अब मान लो थर्ड केस थर्ड क्या करते हैं अपन, यही अपने पास ब्लॉक है, सेम ब्लॉक है 5 kg, ठीक है। यहां पर हमने फोर्स लगाया आपकी बात 10 न्यूटन। हमें पता है मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स कितना आएगा, फ्रिक्शन 10 न्यूटन निकाल रखा हमने पहले से ही, वही 0.2 है। अब क्या ये अपने वर्ग पे आ जाएगा, टेंड्स टू मूव ऑन इट्स वर्ज, वर्ज ऑफ क्या बोले, वर्ज बोल दो या फिर इट विल टेंड टू मूव बोल दो यार। टेंड टू मूव, अब टेंड टू मूव कर सकता है, करने वाला है, बस करा नहीं है, करने वाला जस्ट, ठीक है। मान लो 11 लगा दो तो मूव कर जाएगा, तब स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। मूव करने के बाद वो स्टैटिक हो जाएगा। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। समझे? अरे कहानी समझ रहे हो तुम? बॉडी रुकी हुई है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रखा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है 0, ठीक है। मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई वैल्यू है 100 न्यूटन, ठीक है। आपने 100 न्यूटन से पहले जितना फोर्स लगाया ना, 10 लगाया, 20 लगाया, 30 लगाया, 40 लगाया, 50 लगाया, कोई हिल ही नहीं अपनी जगह से। तो जब 10 फोर्स लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन 10, 20 लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन 20, 30 लगाओगे 30, ऐसे करते करते चलते जाओगे, जितना फोर्स बढ़ा रहे हो उतने स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट उसके बराबर लगा दोगे तो वो वर्ज पे आ जाएगा मूव करने के, 10 टू मूव हो जाएगा, और उससे ज्यादा लगाओगे मूव कर जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल खत्म, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से, थोड़ा लेस होता है, कम होता है, क्योंकि चलेगी कोई बॉडी तब भी तो फ्रिक्शन तो आएगा ना, ठीक है, फिर वो आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात? ठीक है। अरे मैंने ऐसे ही लिख दी यार, एफ सी तो क्या है, यही तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऐसे लिख लो इसको, एफ एस लिखो ना, स्टैटिक एफ एस। मैं तो वैसे नोटेशन लिख देता हूँ यार, तो पता है मेरा फिक्स कुछ नहीं होता, और क्या बोलूं, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, घुसा कुछ दिमाग में, ये तीनों केस लेके समझा दिया, ग्राफ बनवाएंगे। लिखो फ्रिक्शनल फोर्स, लिखो फ्रिक्शनल फोर्स, लिखो अपोजिंग फोर्स एनयू का है, एनयू का है, एनयू का है, एन इंटू म्यू है वो, नॉर्मल रिएक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक का है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक का है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग का है तो रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अलग अलग फ्रिक्शन आएंगे, बॉडी रुकी हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक बात है। लिखो इट इज एन अपोजिंग फोर्स offered by the contact between the bodies, offered by the contact between the bodies when they are having relative motion, with respect to each other,
विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देख ले यार, मेरे को खुद याद नहीं मैंने क्या बोला। ठीक है, और ये लिख लो, अगली लाइन में लिखो, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज direction of friction is always opposite to the force applied, comma, direction of motion। ठीक है, नीचे लिखो, the magnitude of the friction is equals to product of coefficient of friction and normal reaction, and क्या बोला मैंने, the magnitude of the friction is equals to the product of coefficient of friction and normal reaction, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स लिख सकते हैं अपन ऐसे। अब तो ये वाला तो लिखवा दिया मैंने ना पूरा, ठीक है। तो हमारा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, तो सपोज फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, वो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये लिख लो, नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ लिखो, friction always responsible for friction is always responsible for loss of energy in a mechanical system. Friction is always responsible for loss of energy in a mechanical system. लॉस ऑफ एनर्जी होगी ना, कन्वर्ट होगी तभी तो लॉस हो गई, हीट में कन्वर्ट नहीं हो गई, तो कन्वर्ट चाहिए ही नहीं हमें हीट। अरे ये रोटेट कर रहा है, मुझे रोटेट कराना है, टायर चल रहा है मेरा जमीन पे, मैं जितना थ्रोटल करूंगा, रेस दूंगा, उतना मेरा टायर आगे बढ़ना चाहिए, वो बड़ी से नहीं पा रहा क्योंकि जितने शाफ्ट घूम रही है तो लॉस हो रहा है, हीट में पैदा हो गया, इंजन गर्म हो जाना, ये सब वो सारी चीजें हो जाती है हमारे साथ। तो फ्रिक्शन, टायर गर्म हो जाते हैं ना चलते चलते, टायर गर्म क्यों हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन हमेशा लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जहां फ्रिक्शन होगा ना, एक दिमाग ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मत लगाना कभी भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी भी मत लगाना। इनिशियल और फाइनल एनर्जी कभी बराबर नहीं होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो जाएगी, जितनी एनर्जी आपने दी उतनी मिलेगी नहीं। क्यों? कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो जाएगी, चली जाएगी, गायब हो जाएगी सिस्टम से चलेगी, बाहर चलेगी, तो जितना आपने दिया होता तो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी भी फ्रिक्शन के केसेस में नहीं लगता है। तुमने कोटा फैक्ट्री देखा है ना, एक बार जीतू सर पढ़ा रहे होते हैं, देखा तुमने, एक क्वेश्चन करा रहे होते हैं, तो बच्चे एक डाउट पूछता है डाउट क्लास के अंदर, वहां से रिजल्ट दिलाता हूँ। तो वो क्वेश्चन बोला कि सर आया नहीं हमें क्वेश्चन, बोलते सर क्वेश्चन आया नहीं, बोला कि आया नहीं, बोला नहीं आया, बोला एक वर्ड लिखा हुआ फ्रिक्शन, तो इधर से वो लड़का क्या कहता है, बोलता फ्रिक्शन है तो एनर्जी तो लगेगा नहीं। अरे याद है उसका डायलॉग उस लड़के का, तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा। अरे वो लाइन याद है तुम्हें किसी को? वो आज देख लेना जाके, चाहे मतलब एक क्लिप ही देख लेना, वो डायरेक्ट ऐसे बोलता है, बोला अच्छा फ्रिक्शन है तो एनर्जी तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, मोमेंटम। तो कारण तो यही है। देखो तो इनोवेटिव तरीके से देखो ना, पता चलेगी भाई कॉन्सेप्ट सही है कि गलत है। अब कॉन्सेप्ट गलत बताता तो मैं रिव्यू छोड़ता, मैं गलत पढ़ाया उसने। ठीक है, तो अब जो हमारा फ्रिक्शन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करता। फ्रिक्शन क्या नहीं करता, जहां फ्रिक्शन है वहां पर सिस्टम कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, बचपन में पढ़ा होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चीजें, तो 9th से आ रही है तुम्हारे ये चीजें, तो है ना, कंजर्वेशन एनर्जी पता है। ठीक है, तो वो कब पॉसिबल है, जब फ्रिक्शन नहीं, आइडियल केसेस में ना। ये हमेशा फ्रिक्शन का यही फॉर्मूला है, हमेशा फ्रिक्शन का यही फॉर्मूला है
अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो यहाँ स्टैटिक का कोफिशिएंट लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो काइनेटिक का कोफिशिएंट लग जाएगा, और अगर रोलिंग फ्रिक्शन है तो रोलिंग का कोफिशिएंट लग जाएगा। ठीक है, तो जनरल में क्या हो गया, यही हो गया। अरे इन जनरल तो यही हो गया। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, देख सिंपल सा, ये कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसने नीचे वाले सरफेस पे क्या वेट लगाया, mg लगाया, तो नीचे वाला सरफेस खाली थोड़ी बैठेगा, वो वापस फोर्स लगाएगा, कितना, उतना ही। हाँ, इक्विवेलेंट अपोजिट, वो है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, दो सरफेस आपस में एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं ना, अगर मैं बोलूं इस पर कितना रिएक्शन आया, इस पर एक्शन इतना आया, उस पर उतना रिएक्शन आया, इनको बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्सेस, दो कॉन्टेक्ट के बीच में नॉर्मल फोर्सेस। समझ में आ रही है? एग्जांपल से देते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। सपोज करो कि ये हमारे पास सपोज कोई ब्लॉक है, एंड ये कोई ब्लॉक है, ये 2 kg का है, ये सपोज 4 kg का है। ठीक है, ये स्मूथ मान लो। ठीक है, मान लो मैंने इस पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, फोर्स लगाया। ठीक है, तो हमें देखो, मान लो अगर ये पूछ ले कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बता दो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ऐसे ही बता रहा हूँ क्वेश्चन, आगे एफबीडी पढ़ेंगे उसके बाद और डिटेल में करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन पूछे, निकाल सकते हैं। मैं तो रिएक्शन दिखा रहा हूँ बीच बीच में, कहाँ रिएक्शन हो सकती है। देखो, इसने इस पे इतना फोर्स लगाया होगा, तो पहले ये वाला ब्लॉक उठाते हैं, ये वाला ब्लॉक उठाते हैं, इस पर इधर लग रहा है 50 न्यूटन, लग रहा है। तो यहां पर ये कुछ ना कुछ इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला ब्लॉक उस पर भी फोर्स लगाएगा ना कुछ, तो वो इतना लगाएगा, ये इस पे उतना लगाएगा, उसको वापस भी मिलेगा कुछ, उतना ही मिलेगा। तो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ना, वो इतना ही इसको वापस दे देगा, इक्विवेलेंट अपोजिट दे देगा। ठीक है, और किसी फोर्स से तो वो आगे भी बढ़ेगा, किसी फोर्स से तो वो आगे भी बढ़ेगा, उसको मैं बोल देता हूं, मान लो कोई N2 मान लो, या फिर कुछ भी, कोई भी F2 मान लो, कुछ ही फोर्स से तो आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, पूरा सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है, एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और भी फोर्स लग रहे हैं नीचे की तरफ, मान लो इसके ऊपर कितना 20 न्यूटन लग रहा है, वो बैलेंस हो रहा है क्या, वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन से। यहां पर भी क्या हो रहा है, एक नीचे की तरफ 40 न्यूटन लग रहा है, वो बैलेंस हो रहा है ऊपर की तरफ क्या, अपने नॉर्मल रिएक्शन थ्रू से। ये दोनों तो बैलेंस हो गए, इसलिए आगे ऊपर नीचे बढ़ नहीं रहा है कहीं, मतलब गिरा हुआ ब्लॉक हवा में थोड़ी उड़ेगा, परफेक्टली बैलेंस हो गए ना, परफेक्टली बैलेंस हो गए। तो इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इस डायरेक्शन में चलेगा। इस ब्लॉक पर टोटल नेट फोर्स निकालते हैं, इस ब्लॉक पर। ठीक है, तो इस ब्लॉक पर टोटल फोर्स क्या लग रहा है। ठीक है, इसने ये फोर्स उस पर लगाया, इस पर कितना लगा, इतना लगा, समझ में आया? नहीं, मतलब इसने जितना इस पे लगाया, इसने भी उसमें उतना ही लगाया। हाँ, तो इस पर टोटल कितना फोर्स लगेगा, अभी एफबीडी पे बता ही नहीं है। एफबीडी में क्या होता है, जो बॉडी खुद जितना फोर्स लगाते हैं ना किसी पे, वो काउंट नहीं करते हम, थोड़ी देर में पता चलेगा। तो इस पर टोटल फोर्स कितना लगा, 50 माइनस N1, इस पर तो 50 माइनस N1, नहीं समझ में आया तो भी दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है, तो चलेगा किससे, टोटल फोर्स आ गया एक्सटर्नल, MA से चलेगा, MA से, तो T इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी M इंटू एक्सेलरेशन, मास MA, इस पर नेट फोर्स इतना लग रहा है, इस पे M में आ गया, खुद का फोर्स होता है वो वाला ऐड नहीं होगा क्या जो खुद वो लगा है, लगा रहे हैं 50, इधर वाला जो N1 लगा है ये खुद थोड़ा लगा रहे हैं, बाहर से लगा रहे हैं इस पे, वो अच्छा एक्सटर्नल फोर्सेस लिख रहे हैं सिर्फ हम। अरे ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो ये बीच में से करके नॉर्मल फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिटेल में नहीं पढ़ रहे, आगे जाके जब अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे ना एफबीडी वगैरह, तो ये क्वेश्चन करने अपन को। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जितने भी कॉन्टेक्ट सरफेस हैं उनके बीच में भी इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन आएगी, और ये वाले जो कॉन्टेक्ट सरफेस हैं उनमें भी हमेशा इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन आएगी। ठीक है, ये अभी लिखेंगे नहीं अपन, अभी हमारा फ्रिक्शन चल रहा है इसलिए बीच में खींचड़े नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो लगाओ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लगाओ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर एग्जांपल लिखो पहले, फ्रिक्शन के एग्जांपल कहाँ का काम आते हैं, एग्जांपल्स।
लिखो फ्रिक्शन। अच्छा देखो फ्रिक्शन अपने लिए बढ़िया भी है और घटिया भी है। फ्रिक्शन अच्छी भी है और बुरी भी है ना। मान लो कि सरकार आए, सरकार किसी के लिए अच्छी है किसी के लिए बुरी है, तो फायदे भी होते हैं घाटे भी होते हैं। फ्रिक्शन के फायदे क्या क्या है? चलने में हेल्प करता है, ठीक है। मैं मान लो अब ऐसे बॉडी पे ऐसे खड़ा हो जाता हूँ ऐसे करके, ये क्या है? फ्रिक्शन ने रोका है, फ्रिक्शन ने रोका है ना। और टायर चल रहा है रोड के ऊपर, फ्रिक्शन। मान लो एकदम फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाए, कहाँ पे? रोड पे। जैसे कि मान लो जम्मू चले गए, बर्फबारी हो गई, बर्फबारी हो गई, जम्मू चले गए, स्लिपरी होगी रोड एकदम से, ठीक है, चल नहीं पाओगे। फर्श पे पानी बिखेर दो, चल तो पाएंगे पर फिसलने के चांस ज्यादा है। क्योंकि हम तो क्या करेंगे चलने के लिए? हम तो पीछे फोर्स लगाते हैं, हम सरफेस पे पीछे फोर्स लगाते हैं, सरफेस हमें आगे धक्का देता है तभी तो चलेंगे। हम पीछे फोर्स लगाने जाएंगे, फ्रिक्शन क्या करेगा? निकाल देगा, रोलिंग, गिर जाओगे, ठीक है। तुमने देखा होगा कि जैसे जम्मू वगैरह में जब स्नोफॉल हो जाती है, या फिर कभी वीडियो में देखा होगा, तो टायर के ऊपर रस्सी का जाल बांध देते हैं, देखा कभी तुमने? यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे भी लगाते हैं, लद्दाख में लगाते हैं, टायर्स में लगाते लद्दाख में भी लगाते हैं, हिमाचल में भी लगाते हैं, जम्मू भी लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं, जाके देखो दिखेगा। अभी मत देखना, सिलेक्शन के बाद देखना, ठीक है। क्या मैंने सुना है कि अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर फोर्स देते हैं तो बॉडी कांस्टेंट मूव करती है? अरे मूव कर जाएगी, 10 टू मूव हो जाएगी ना, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन देने के बाद मूव करेगी, लेकिन मूव करने के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा नहीं, बात ये है। हम तो इतनी सी बात कर रहे हैं, मैंने ये थोड़ी कहा है वो नहीं मूव करेगी, मूव करना शुरू कर जाएगी। अरे यार ये तो गया, इनकी मीटिंग खत्म होगी, क्या करूँ इसका मैं? बंद हो गया तो बुलाना पड़ेगा। चलो हो गया क्या? अरे आवाज आ रही है? हैं। बाहर कैसे आ रही है तुम्हारी आवाज? अच्छा मैंने ये थोड़ी बोला तुम्हें कि वो मूव नहीं करेगा, वो टेंड टू मूव करेगा, और आगे कहानी क्या होगी वो बात की बात है। अभी तो बात इतनी सी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इतना होगा और वो मैक्सिमम इतना होगा, ये बोल रहा था मैं तो। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, उसे इफेक्ट क्या आएगा वो डिस्कस नहीं कर रहे। हाँ इतना जरूरी है कि अब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, टेंड टू मूव, ठीक है। मूव करने के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन होगा क्या? ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। बात फ्रिक्शन की कर रहे हैं, बात ये नहीं कर रहे कि इतना फ्रिक्शन देने के बाद इसके पास मोशन क्या आएगा, इसका मोशन कैसा होगा, हाँ बात नहीं कर रहे, ठीक है। बात कर रहे हैं फ्रिक्शन कितना होगा। अब तो सुन लिया होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में लिखा, लिखो एग्जाम्पल, लिखो फ्रिक्शन हेल्प, यूनिफॉर्म से मूव कर जाएगा, यूनिफॉर्म से मूव कर जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है? एक्सेलरेशन 0 है, देखो फ्रिक्शन हेल्प्स, फ्रिक्शन हेल्प इन वॉकिंग ऑन स्ट्रेट रोड, या इन ऑन रोड लिख दो सीधा ही। फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग ऑन रोड। अगले अगले में लिखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन enables to roll
roll. Tires on the roads and helps in braking system of vehicles. देखो अगले लाइन में लिखो, to reduce the friction a proper lubrication is used. To reduce the friction a proper lubrication is used. बाकी सब सुनी सुनाई बातें हैं, जैसे चलता जाएगा पढ़ते जाना, छोटी मोटी बातें पता चल जाएंगी तुम्हें, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात चल रही थी अपनी ना, लगाओ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में लगाओ। स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत सारी चीजें समझा दी मैंने तुम्हें, बहुत सारी चीजें तो समझा दी हैं, ठीक है। बस देखो, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट or in static condition. Friction offered by the surface of a body when it is at rest or in static condition. When it is at rest or in static condition. ठीक है, नीचे लिखो μs is the coefficient of static friction. Coefficient of static friction. नोट लगाओ, आगे नोट लगाओ, या फिर ऐसे नोट मत लगाओ, कुछ भी लिख दो। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, म्यू एस इंटू एन, और ये जो वैल्यू है वो इसके मैक्सिमम की वैल्यू है, तो इसके मैक्सिमम की वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, ठीक है। अब नोट लगाओ, दो चार एक नोट। नोट लगाओ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्या नोट में लिखो, पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या हो गया तेरे यार, इतना तो आराम से बोल रहा हूँ यार, मैं तेज बोल रहा हूँ, कोई मैं तेज बोल रहा हूँ मैं, कोई लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन is an adjustable type of friction, and if the value of applied force and if the magnitude लिख लो, if the magnitude, ऐसे काटा मत करो, मान लो मैं वैल्यू की जगह मैग्नीट्यूड बोल दो, स्लैश लगा के लिख लिया करो, काटा मत करो। मैं या बोलता हूँ ना वैल्यू या तुम काट के मैग्नीट्यूड लिख लेते हो, ऐसे वो मैं इसलिए लिखवा देता हूँ कि लास्ट में पेपर में से मैग्नीट्यूड लिखा मिलेगा, और ऐसे तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। हाँ, तो वैल्यू और मैग्नीट्यूड, सर फ्रिक्शन के डेफिनेशन की पहले लाइन बोल दो, टूट गया, मैं सोचा बाद में पूछ लेंगे। क्या है फ्रिक्शन के डेफिनेशन? द रेजिस्टेंस, द अपोजिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द contact between the bodies when they are having relative motion between each other, with respect to each other. Opposing force offered by the surface of the body when they are having relative motion with respect to each other. ये है भाई लाइन पूरी। अरे भाई धीरे धीरे बोल लो, इसके लिखेगा ही। Opposing force offered by the surface of क्या है, body when they are having relative motion, ठीक है। क्या लिखवा क्या रहा था ये बताओ,
Static friction is an adjustable type of friction and is the magnitude or value of value of external force, value of external force is lesser than the maximum static friction then the magnitude of static friction will be equal to, then the magnitude of static friction will be equal to the magnitude of applied force, will be equal to magnitude of applied force. नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, थर्ड है ना, थर्ड है क्या नोट में? सेकंड कौन सा पॉइंट है? पहला ही पॉइंट लिखाया, तीसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। when applied force is equals to, when applied force, एक बार बोल दूंगा, when applied force is equals to, when applied force is equals to, when applied force is equals to maximum static friction, maximum static friction, then the body will be at the verge of motion, will be at verge of motion। बस करने वाली है ना, मोशन करने वाली है, उस वर्ज पे है वो मोमेंट, वो करने वाली है, अभी मोशन करने वाली है, ठीक है, वर्ज ऑफ मोशन। अच्छा पीछे एक लाइन क्या थी, बोलना है वो लास्ट लाइन है बोलना। Push is equal to maximum. ना इससे पीछे वाले में पूछ रहा है। The maximum static friction and the If the applied external force is lesser than the maximum static friction, then the value of friction will be equal to the applied external force। आप मैग्नीट्यूड बोल समझ जाएंगे इतना तो, will be equal to the magnitude of applied force, है ना, यही लाइन है यार। ऐसे क्या कर रहे हो यार, तुम लिख लो, मतलब समझ में नहीं आया तुम्हें क्या बोल रहा हूं मैं? when the magnitude of applied force is lesser than, when the magnitude of applied force is lesser than the maximum static friction, then the magnitude of static friction will be equal to magnitude of external force। एक ही बात है, एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ये कोई फिक्स नहीं होती चीजें, ये ऐसे चलती रहती है, मेरे को याद नहीं रहती। 10 मिनट बाद पूछा मैंने क्या लिखाया, 10 छोड़ो 1 मिनट बाद पूछा मेरे से क्या लिखाया, कुछ याद नहीं रहता। याद रखना क्यों है, इतनी सारी चीजें थोड़ी याद रखेंगे, दिमाग में वो चीज होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इससे ये चीज होगी। अगर वो चीज पता है तुम्हें, उसके बाद लिखो चाहे कुछ भी, ठीक है, लिखो चाहे कुछ भी इन द सेंस उतना तो लिखो जिससे क्वेश्चन सही हो जाए बस, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात और देखो, एक जो भी ये 2 लाइनें लिखाई है ना, ये है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यह है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, आप स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर बढ़ाना चाहते हो, बढ़ रही है, कब तक बढ़ेगी, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता। समझ में आ रही है? आपने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू उतने फोर्स के बराबर हो गई, ठीक है। फिर आपने फोर्स बढ़ाया लेकिन स्टिल वो कम है, तो वापस वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बराबर हो गया। लेकिन आपने एक लिमिट तक चले गए, जब हमारा अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर आ गया, अब क्या हो गया, टेंड्स टू मूव, वर्ज ऑफ मोशन पे आ गया। लिमिट है ना, मतलब ये लिमिट हो गई। अरे फ्रिक्शन की लिमिट नहीं है कि इस लिमिट तक ही ये झेल पाएगा, तो मैं कह रहा था ना, उंगली लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो कब तक झेलेगा वो। मान लो कि कुछ भी मान लो, ये बोर्ड है, ठीक है, अभी तो मैं नहीं ला पाऊंगा क्योंकि कीले लगे इसके अंदर, ठीक है। मान लो ये अब मेरे को फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है कोई 50 न्यूटन, और मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन। मैंने 6 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन की वैल्यू 6 न्यूटन। मैंने 40 लगाया, 40 न्यूटन। 50 लगाया, 50 न्यूटन। 50 के बाद वैल्यू बदल जाएंगी, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही चीज, ठीक है। अब देखो
हाँ देखो कहाँ दिखाऊं मैं तुम्हें, ये ले लो केस बना लो, ये केस बना लो, केस 1 केस 2 केस 3। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तीनों केस लिख लो, ठीक है ना। जैसे पढ़ लो ये चीज तुम। अरे आवाज आ रही है क्या? वो दो बॉक्सेस का समझ में आना भी नहीं, अभी नॉर्मल अभी पढ़ाया नहीं मैंने, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं पढ़ाया। बस वो तो मैंने इतना बताया कि कोई बॉडी इंटरनली अगर फोर्स लगाएगी तो उसको मिलेगा वापस, इतना ही समझना उसमें से खाली। बहुत जनता गलती करते हैं इनमें, बहुत जनता। नॉर्मल रिएक्शन निकाला, स्टैटिक फ्रिक्शन से गुणा किया और आंसर 10 न्यूटन, ऑप्शन ए होता है, लगा देते हैं। फिर देखते हैं अप्लाइड फोर्स कितना है, समझे। तुम्हें भी देखूंगा तुम कितना अप्लाई करते हो इसको। तुम्हें तो बहुत डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं चीजें, टारगेट में तो डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती। टारगेट में सीधा स्टैटिक फ्रिक्शन इतना, एक नोट, खत्म, खत्म ही है वहां पर बस मामला। काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू इतनी, ये इतनी, आओ सीधा क्वेश्चन। अभी तक तो क्वेश्चन कर रहे होते अपन, पता नहीं पुली उली के क्वेश्चन कर रहे होते 3 दिन में। तो तुम्हें आराम से पढ़ाया जा रहा है, तुम फिर भी डीटो नहीं पढ़ते हो। ठीक है, ठीक है। मैं कहां से लाया, दिया किसी साइंटिस्ट लोगों ने दिया, मैं कहां से लाया, ये मैं थोड़ा लाया हूँ। बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। अब मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है भी नहीं मैं इसका रीजन ढूंढूं कि भाई म्यू इंटू एन आर क्यों होता है। मेरा खास रीजन है भी नहीं, इंटेंशन ये। समझे क्या? डेराइव वराइव क्या किया यार, सामने बस इतना ही है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, बस इतना ही सोचना है, इतना ही सोचना है बस। हाँ कुछ नहीं आता है, सब क्वेश्चन करना आना चाहिए बस, कैसे क्या होंगे। क्यों, अब यार मैं क्यों का जवाब तो देख, सच बात तो है कि मैं दे नहीं पाऊंगा, बात ये है, देखो क्लियर कट बात तो ये है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं म्यू इंटू एन आर ही क्यों कर रहे हैं। हाँ बाकी ऐसे जरूर सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो कि देखो जैसे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ऊपर की तरफ फोर्स मिल रहा है, अभी मैंने बोला था सरफेस रफ होते हैं तो आपस में इंटरलॉकिंग होता होगा, तो इंटरलॉकिंग होगा तो इंटरलॉकिंग में कौन हेल्प कर रहा है, नीचे आने में वेट हेल्प कर रहा है, ऊपर जाने में नॉर्मल रिएक्शन हेल्प कर रही है, तो ये दोनों फोर्स ही इंटरलॉकिंग में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना आना चाहिए, एक नॉर्मल रिएक्शन का कोई फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। रफनेस का फैक्टर हमने म्यू ले लिया, तो उस तरह का कोई रीजनिंग देना है तो पागल तो मैं कभी बना सकता हूं तुम्हें, लेकिन रियल बात ये उस चीज में घुसने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये पागल की बात नहीं है, ये फैक्ट बात है, वैसे तो ये फैक्ट बात है कि मान लो जैसे कोई सरफेस है, दूसरा सरफेस है, इन दोनों में रफनेस तो है ही है, ठीक है। तो इनके बीच में जो पार्टिकल की इंटरलॉकिंग है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, ये mg तो हेल्प कर रहा है, इसके बराबर कौन है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जितना फोर्स नीचे लगाएंगे उतना नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इंटरलॉकिंग में हेल्प करने वाला एक फैक्टर तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग, और जितना ज्यादा रफनेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन, इसलिए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके मल्टीप्लाई कर दिए होंगे किसी ने कभी भी, मुझे क्या पता। इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग होती है ये होती है इंटरलॉकिंग, और क्या बताऊं, ये होती है इंटरलॉकिंग बस। आपस में दो वैसे मॉलिक्यूल्स आपस में घुस जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, उसको आगे ना जाने दे, ठीक है। पता चला रीजन कुछ ऐसा, दे सकते हो रीजन, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोच सकते हो ऐसे। बहुत सारे रीजन तो मुझे पता भी होता है, मैं जानबूझ के बताता नहीं हूँ कि उसका फायदा नहीं है कुछ, उससे भटकना बोलते हैं, और इस चीज में भटकोगे तो फिर साइंटिस्ट तो अभी बन जाओगे तुम, लेकिन कॉलेज नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट तो तुम बन जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कॉलेज नहीं मिलेगा, बिना कॉलेज के साइंटिस्ट कहलाओगे तुम, 12वीं पास साइंटिस्ट। ऐसे साइंटिस्ट को क्या बटना है, कुछ नहीं, ठीक है। क्या चलो लिख लिया ये सारा तुमने?
पूरा ही लिख लिया, खतरनाक हो, एक क्वेश्चन कर देते फिर। कंडीशन चेंज हो गए तो भी इक्वेशन सही रहेगा। क्या, कौन सी कंडीशन? जैसे कि रफनेस की जगह स्मूथनेस आ गई, कौन तो फ्रिक्शन निकालना ही नहीं है, वो 0 कर देंगे। सर सोचना ही नहीं है फ्रिक्शन के बारे में, फिर सोचना ही नहीं है। स्मूथ सरफेस के बारे, हर जगह स्मूथ ही पढ़ रहे थे वहां तो स्मूथ सरफेस है ना, ये मत सोचो कि फ्रिक्शन नाम की कोई चीज है भी, ध्यान नहीं देना फ्रिक्शन पे, दूसरी चीजों पे ध्यान दो जो निकलवा रहे हो। फ्रिक्शन बोल दे तो फिर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन स्मूथ बोल दे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब खत्म ही है, जीरो है, ठीक है। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, वो तो हम न्यूमेरिकल्स में लिख देते हैं अजम्पशन, ठीक है, वो हम न्यूमेरिकल्स में अजम्पशन लिख देते हैं। क्वेश्चन कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूं, अभी तो हमें वो करने, नॉर्मल रिएक्शन के क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट कर दो। ना ना, उसमें सब जगह स्मूथ मानना है। अगर वो कांस्टेंट वैल्यू चल रही है ना, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन की, तब तो बात अलग है। बट रियल लाइफ में जितनी भी चीजें होती है उसमें कुछ भी नहीं लगता, सब आइडियल चीजों में लगता है, समझ गया? कह रहा है फ्रिक्शन तो बॉडी को डिसेलरेट करेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगेगा रियल लाइफ में, नहीं लगता ना। तो सब चीजें आइडियल चलती हैं, रोड में बम्प्स भी नहीं है। अब रोड को 1D मान लेते हैं अपन, कोई बॉडी रोड पे चल रही है तो वो 3D मोशन। कैसे? रोड सीधी भी चल रही है, रोड घूम भी रही होगी, रोड पे बम्प भी है, ऊपर नीचे भी तो हो रही है रोड, रोड इवन थोड़ी है, सीधी थोड़ी चल रही है रोड, इवन थोड़ी है रोड, बम्प भी है, ऊपर नीचे भी है, आगे भी है, लेफ्ट राइट भी है, लेफ्ट राइट भी होती है, बस चलती है जब रोड पे, तो 3D हो गया वो तो, 3D मोशन है वो तो। पढ़ते 1D में है, क्यों? अजम्पशन, स्ट्रेट रोड पे चलना, सीधा चलना, है ना। 5 आ गया आंसर, 5 आ गया। तो मैक्सिमम निकाल लो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ 10 न्यूटन। कैसे आया? नीचे कितना लगेगा? 100, ऊपर कितना आएगा? 100, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद हम मैक्सिमम निकालेंगे, म्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू कितना? 0.1 इनटू 100, वैल्यू कितना? 10 न्यूटन, लेकिन ये तो इससे ज्यादा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल ले मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो, तो 5 आंसर मत कर देना और 10 होगा, ठीक है। कभी बोलो सर ने एक बात जरूर कही थी, अगर वो कम है तो एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, अरे एडजस्ट तो जरूर कर लेगा, लेकिन जब फ्रिक्शन बोले तो एडजस्ट कर लेगा। मैक्सिमम कितना है वो तो आपको बताना अलग से है ना, इस चीज को ध्यान रख लेना, पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हो गया, जैसे ही मतलब जनरल में निकलवा दिए क्वेश्चन, तो समय हो गया क्या? हो तो गया। थोड़ा सा आज ये थ्योरी है, इसको पढ़ो, कल आएंगे, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है 2 तो देखेंगे, है ना। और कल करेंगे बढ़िया से न्यूमेरिकल्स, बढ़िया बढ़िया नॉर्मल रिएक्शन निकालना, कांटेक्ट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन निकालना, ये सब सीखेंगे, ठीक है। कल के बाद मतलब थोड़ा सा एक स्प्रिंग फोर्स मान लो थ्योरी टाइप में, तो हल्का सा, और थोड़ी बहुत एफिशिएंसी मान लो सिस्टम की। उसके अलावा सिर्फ अब न्यूमेरिकल पार्ट बचा है एनएलएम के अंदर, सिर्फ न्यूमेरिकल। आने वाले 10 से 12 दिन हम लगातार न्यूमेरिकल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगर रोज अगर नहीं पढ़ोगे घर जाके, आज नहीं हो कोई नहीं, लेकिन घर जाकर नहीं पढ़ोगे, पेपर में कुछ नहीं होगा तुमसे, पेपर में कुछ नहीं होगा तुमसे। हाँ, इस बात की गारंटी, जो कॉपी में क्वेश्चन कराए जाएंगे पेपर तो उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नीट के अंदर
मैकेनिक्स आती है बहुत ईजी, ठीक है। और एनएलएम के कॉन्सेप्ट आएंगे तुम्हारे 12th के सिलेबस के साथ या दूसरे टॉपिक्स के सिलेबस के साथ आएंगे। जैसे मान लो नॉर्मल रिएक्शन निकालना, ये निकालना, वो निकालना, डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आते, जेईई के बच्चों के आते सीधे क्वेश्चन, तुम्हारे डायरेक्ट आएंगे नहीं, तुम्हारे आएंगे सीधे इसको मिक्स कॉन्सेप्ट हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिक्स होके आ गया, इस और में मिक्स होके आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया किसी के साथ, है ना, फोर्स की डायरेक्शन बनानी आ गई, तो दूसरे को टॉपिक के अंदर मिक्स हो के आएंगे तुम्हारे ये टॉपिक्स, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है और जो क्वेश्चन कराए थे वो बहुत इनफ है, ठीक है। नीट आजकल इनसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता, आप उठा के देख लो चाहे प्रीवियस ईयर, एनएलएम में सीधे क्वेश्चन नहीं आते, मिक्स हो के आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पार्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है, और हल्का सा थ्योरेटिकल अप्रोच बढ़िया रखना है, और क्लास के न्यूमेरिकल, शीट का न्यूमेरिकल और पेपर का न्यूमेरिकल इनफ, मोर देन इनफ। जब तक तुम एंड होगे हर टॉपिक का तुम्हें 1000-1200 न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा टॉपिक का, क्योंकि हर टॉपिक कम से कम 3 से 4 बार टेस्ट में आ जाएगा, डीटीएस लास्ट में चलेगा तो उसमें आ जाएगा 5-7 बार, ठीक है। तो एक टॉपिक से 45 क्वेश्चन आते हैं एक में, 10 टेस्ट ले लेंगे, 450 वो हो गए, 100-150 कॉपी में, 500-600 ये हो गए, 100-150 हमारी शीट, 150 ज़्यादा ही होती है शीट तो, ठीक है। 500-400 क्वेश्चन जो है वो शीट के अंदर बहुत होते हैं, टॉपिक के 800-900 क्वेश्चन अगर ढंग से कंसेप्चुअली कर लिया तो, ठीक है, कंसेप्चुअली कर लोगे तो। और जो नीट का वो तो भैया सरफेस टचिंग पेपर आता है, हर टॉपिक का अगर सरफेस ढंग से टच कर लिया ना कोर कॉन्सेप्ट के साथ, तो मैं गिनवा दूंगा तुम्हें पेपर के बाद 45 में से 32 क्वेश्चन तो सीधे पहली या दूसरी लाइन से, पहले कोई भी बुक उठा के ले लो तुम और क्वेश्चन मैच करना स्टार्ट करो, पहला क्वेश्चन अरे ये तो यार सामने पड़ा है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट पहली लाइन, हर कॉन्सेप्ट की पहली या दूसरी लाइन से क्वेश्चन होता है, 30 से 32 क्वेश्चन तो मैं गिनवा दूंगा तुम्हें, ठीक है। और बचे हुए 16-17 क्वेश्चन हो तो बनने भी बच्चे इतना तो है ना, वरना सभी सिलेक्ट। हाँ, 19 का पेपर आ रहा है, इस बार का पेपर भी ऐसे था भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, लेकिन 19 के अंदर कोविड वाला उस टाइम का पेपर एक टर्म है, ठीक है। हर बार ही ऐसा होता है नीट का पेपर, तुम्हें लगता है कि जिस बार तुम देते हो ना उस बार लगता है बस तुम्हें कि उस बार हार्ड आया है, बात यह है हम हर 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 बच्चे को लगता है जिस दिन वो पेपर देगा ना, यार ये क्या पेपर बनाया है यार, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, अरे यार फ्लूइड आती थी मेरे को यार, क्वेश्चन ही नहीं आया यार, यार इससे क्वेश्चन आ गया यार, हीट तो आती नहीं थी मेरे को यार, हीट से बोल दो, ऐसा लगता ही अपन को, दिमाग अपना ऐसा। लेकिन पेपर का जब एवरेज निकालेंगे ना, हर पेपर का यही रहता है 70% पेपर इजी, 20% मॉडरेट, 10% हार्ड अगर बनेगा तो उसमें 5 क्वेश्चन पढ़ने की तो इसे तुम्हारे पास 5 तो सबसे पहले कैलकुलेटिव हटा दो, जो तुम्हें आता ही नहीं टॉपिक वो हटाओ साइड में, ठीक है। 16-15 क्वेश्चन मैंने हार्ड बताए उसमें हटा दिए, 11 बच गए, बाकी तुम ढूंढ के कर सकते हो सरफेस टचिंग क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछता है। मैं बताता हूँ नीट का क्वेश्चन कैसे कैसे हैं यार, मैं वो पूछ लिया था इस बार, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछ लिया था 2n+1/2n-1, कितने क्वेश्चन करेंगे अपन ने, nth टाइम में चलने वाला रेशियो पूछ लिया था, nth टाइम और n+1 टाइम में चलने का रेशियो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट का, समझ रही क्या कह रहा हूं मैं, nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट और n+1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट, एक बार n की जगह n रखना और एक बार n की जगह n+1 रखना, जो भी है तरह भी क्वेश्चन है, डेटा एग्जैक्ट नहीं पता, इस तरह के क्वेश्चन है मैकेनिक्स के, सीधे सीधे क्वेश्चन थे, सीधे सीधे, ठीक है, कहीं से कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था। हाँ, कुछ 5-4 क्वेश्चन थे जिसमें कैलकुलेशन बढ़िया थी, वो बात अलग है। ऑप्टिक्स से भी इजी क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, मैग्नेटिक से भी नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ऐसे कर देना यार। चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज भैया एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की या एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करेंगे। समझ में आई चीज, दूसरा चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी होता है जिससे उसका बिहेवियर का पता चलता है जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, ठीक है।